हाँ नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ पर क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी एसएसटी की किताब को कवर कर रहे हैं। हमने जो सेकंड चैप्टर है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप उसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर किया था। साथ ही साथ उसके एक वन शॉट रिवीजन सीरीज भी आया था। आज जो है हम इसके एमसीक्यू सीरीज को कवर करने जा रहे हैं, यानी इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, टोटल हम यहाँ पे 72 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। और एक बार आप ये 72 एमसीक्यू को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और हाई चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से एमसीक्यू जरूर आए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म मेडिवल इन इंडिया हिस्ट्री यूजली रिफर्स टू पीरियड फ्रॉम 5th to 10th century, 11th to 17th century, 18th to 20 एंड 1st to 5th century। इस चीज़ को हमने अपने क्लास में डिस्कस किया था। आप इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखें। और इसका जो आंसर है वो ये, इसका आंसर है आंसर बी है, यानी इंडिया में हिस्टोरियन जो है मेडिवल को 11th से 17th सेंचुरी तक मानते हैं। यानी अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि भारत में मेडिवल पीरियड जो है कौन से सेंचुरी में, कौन से सेंचुरीज को कहा जाता है, तो वो 11th से 17th सेंचुरी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेनी सेंट्रल एशियन इन्वेडर कम टू इंडिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन इन्वेडर, हम जानते हैं कि भारत का जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है उसमें भारतीय रूलर्स ने ही रूल किया। उसके बाद जो है विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ पर अपनी सत्ता को जमाए। ठीक है, तो ही एमसीक्यू आपसे पूछा गया है क्यों आते थे। पहला, टू लर्न इंडियन लैंग्वेज, क्या वो भारत की भाषा सीखने आते थे। टू एंजॉय इंडियन फूड, क्या इंडियन फूड को एंजॉय करने आते थे। वेल्थ, लैंड और रिलीजन के लिए आ रहे थे कि कोल्ड वेदर से बचने के लिए आ रहे थे। ये ऑप्शन देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा कि वो वेल्थ, लैंड और रिलीजन के लिए आया करते थे। ठीक है, वो यहाँ के टेरिटरी चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी बिकम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत। यानी जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आया तो कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा शहर है जो पॉलिटिकल सेंटर बना, जिसको लोग कैपिटल बनाते थे। आगरा, दिल्ली, कनौज, हम्पी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पर है, तो इसका आंसर दिल्ली ही होगा। और दिल्ली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा सल्तनत के लिए भी, आगे चल के ब्रिटिश के लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है कि इसमें से कौन सा जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं है। पहला है मामलुक, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक और चौथा है मराठा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका जो आंसर है वो है मराठा। मराठा जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं है। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कब हुआ था? 1206 में और 1526 में खत्म हो गया था। और यहाँ पर मराठा आपके 17th सेंचुरी में यहाँ पर राइज किए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सल्तनत का पार्ट नहीं है। आपको 5 जो सल्तनत आए हैं दिल्ली में, उसको याद करने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक फॉलो होता है, गुलाब खिला तो सुगंध लो। तो यहाँ पर जो ग से मतलब आता है गुलाम वंश का आ जाता है, ख से खिलजी आ जाता है, त से तुगलक आ जाता है, इस तरह से सैयद आ जाता है और ल से आपका लोधी आ जाता है। अब आप ये कहेंगे कि एमसीक्यू में तो कहीं पर गुलाम वंश का ऑप्शन में नहीं आता, मामलुक था, तो मामलुक गलत है। स्लेव डायनेसिटी, गुलाम डायनेसिटी को ही मामलुक डायनेसिटी कहा जाता है। अगला है, द सुल्तान हु ट्राई टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसको भी हमने अपने वीडियोस में पढ़ा था। ये कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। दौलताबाद कहाँ पे? साउथ इंडिया में आपको पड़ता था। किसने किया था? खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इब्राहिम लोदी ने किया था। इसका जवाब हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था क्योंकि इतना दूर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल चीज़ था। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत तकलीफ हुआ जो भी उनके साथ चल रहे थे। अगला है, व्हाट प्रॉब्लम अरोज द मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक जो टोकन करेंसी यहाँ पर निकाले थे, ठीक है, उसका क्या मतलब कि पहले तो सोने चांदी से ही पेमेंट होता था या फिर किसी और चीज़ से पेमेंट हो गया, तो वो करेंसी निकाल दी। कैसे अभी के टाइम पर आप करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, पैसा का इस्तेमाल करते हैं, उस समय वो कंसेप्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने लेकर आया था टोकन करेंसी का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया? पहला ऑप्शन ने आपको दिया पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन ट्रेड, क्या लोगों का ट्रेड में इंटरेस्ट खो गया। इट वाज मेड ऑफ अ स्टोन, क्या ये पत्थर का बना हुआ होता था। या था टू मेनी फेक कॉइन्स वर मेड, और इट वाज टू हेवी टू कैरी, या ये बहुत ज़्यादा हेवी था कैरी करने में।
इसका जवाब क्या था? इसका जवाब ये था कि बहुत सारे फेक कॉइन्स बना लिए गए हैं, ठीक है। इसको कॉपी करना आसान था, इकोनॉमी में डैमेज कर रहा था। सोचिए, एक टोकन कॉइन चलाया गया और उसको लोग कॉपी करके जो सामान लेकर जा रहे हैं, तो मेन पैसा तो हमें इस्तेमाल ही नहीं आ रहा है। टोकन कॉइन फेक करके बना लो और सामान ले जाओ। अभी भी टाइम पे सोचिए फेक करेंसी यूज होगा तो क्या होगा। यही चीज़ वो उस समय होता था, जिससे क्या होता, लोग खाली नकली पैसा बनाते जा रहे सामान अपना खरीदते जा रहे हैं, तो उसमें बहुत नुकसान हो रहा था इकॉनमी को। अगला है, वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी कॉल हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर? सेकंड अलेक्जेंडर क्यों कहा? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर कौन था। तो अलेक्जेंडर जो था वो आपका एंशिएंट इंडिया में आप इसको देखेंगे ग्रीक का रूलर था। ग्रीस एक देश है, वहाँ का रूलर था जिसने दुनिया के बहुत सारे हिस्सों को जीता था। वो बहुत बड़ा वॉरियर माना जाता था, ठीक है। आपने पोरस के बारे में सुना होगा, तो अलेक्जेंडर ने पोरस से लड़ाई लड़ा था। इसमें पोरस जो भारत का था वो हार गया था, लेकिन पोरस से अलेक्जेंडर बहुत इंप्रेस हुआ था। तो अलेक्जेंडर इतना ताकतवर था उस समय, अपने इतना ताकतवर राजा था कि लोग डरते थे उससे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर कहा, क्योंकि ये क्या था, वो he wanted to sound powerful like Alexander. He was Greek by birth. He studied Alexander book. He built a city named Alexanderpur. नहीं, उसने अपना आप इसलिए कहा क्योंकि वो अपने आप को अलेक्जेंडर की तरह पावरफुल देखता था, अपने आपको ग्रेटनेस दिखाता था कि हम भी उसके जैसे ही महान हैं। अगला है, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर द सुल्तान? सुल्तान के लिए मेन सोर्स क्या था वेल्थ के लिए? पहला, फार्मिंग बाय देमसेल्फ, ट्रेड विद चाइना, टैक्सेस एंड प्लंडर फ्रॉम कैंप एंड राइटिंग बुक। अब बताइए इसमें से क्या होगा? सिंपल सा बात है, वो टैक्स लगाते थे बहुत ज़्यादा और लूटपाट बहुत मचाते थे, वही इनकम का उनका सोर्स था। वो खुद क्या ही फार्मिंग करेंगे, इसका आंसर ये होगा। अगला है, द जिजिया टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन। जिजिया के बारे में हमने पढ़ा था, किस पे लगाया जाता था? ये आपके नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। किस पे लगाता था? नॉन मुस्लिम पर। क्यों लगता था? देखिए जाहिर सी बात है, जब ये रूल करते थे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग भी रहा करते थे और सबका अपना आस्था था, सब अपने भगवान के मंदिर में जाना चाहते थे। तो जो भी नॉन मुस्लिम हैं, अगर अपने मंदिर जाना चाहते हैं, अपने गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था कि आप अपने धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो धार्मिक स्थल मेरे अंडर में आता है, इसलिए आप हमको टैक्स दीजिए। तो जिजिया टैक्स इम्पोज करते थे नॉन मुस्लिम पर। अगला है, विच इन्वेडर अटैक द दिल्ली इन 1398 एंड लेफ्ट इट इन रूइन? अब 1398 में एक इन्वेडर ने दिल्ली पे अटैक किया था, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है, और ये था तैमूर। तैमूर ने जहाँ पे इन्वेड किया था तो हजारों लोग को मारा था, और दिल्ली सल्तनत के भी सब लोग नहीं इनको नहीं रोक पाते हैं। सोचिए, तैमूर आया, अटैक करके यहाँ पे कितने लोगों को मार कर लूट मार बचा के चला गया। वाई वॉज द एवरेज रीन ऑफ सुल्तान सॉट? अबाउट 9 ईयर्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सारे सुल्तान के जितने भी लोगों ने रूल किया है सबको हम कंबाइन करके एवरेज निकालेंगे कि कितने साल तक एवरेजली रूल किया गया है, तो वो 9 साल का होता था। लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड क्यों रहा? ऑप्शन आपको दिया हुआ, दे ऑफन रिटायर अर्ली। क्या वो रिटायर हो जाते थे? क्या वो मॉन्क बन जाते थे? या बहुत सारे राइवल्स उन्हें मार दिया करते थे? या वो विदेश जाके पढ़ना चाहते थे? ये तो ऑप्शन देखिए बहुत सिंपल है कि जाहिर सी बात है कि हम पिछले रिवीजन वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताए थे कि बहुत सारे जो कोई राजा है उसके अगल बगल वाले लोग, उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे होंगे, वो भी चाहते हैं कि हम भी राजा बने, हम भी बादशाह बने। तो अपने ही अंडर में वो किस लोग मार दिया करते थे कि मान लीजिए किसी का चाचा बादशाह है तो अपने चाचा की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। इस तरीके की चीज़ बहुत होता था। तो वायलेंट सक्सेशन हो रहा था। वायलेंट सक्सेशन मतलब अपने ही लोगों को मार के राजा यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलता था। अगला है, वाई डू हिस्टोरियन प्रिफर द यूज ऑफ वर्ड इमेज इंस्टेड ऑफ द आइडल? अब जो है अगला क्वेश्चन आता है, ये जो हिस्टोरियन हैं वो यहाँ पर इमेज का वर्ड यूज करते हैं, आइडल का क्यों नहीं करते हैं? क्या आइडल साउंड डिसरेस्पेक्टफुल? इमेज इज इजियर टू स्पेल? आइडल इज ओनली यूज इन यूरोप? इमेज इज इन हिंदी वर्ड? इसका आंसर बताया किताब में दिया हुआ ये चीज़। वो है, आइडल इज कंसिडर पेजोरेटिव, इमेज इज न्यूट्रल एंड रिस्पेक्टफुल। सोचिए, आइडल जो है वो पेजोरेटिव है, ठीक है, इमेज न्यूट्रल लगता है, रिस्पेक्टफुल लगता है, आइडल रिस्पेक्टफुल नहीं लगता है, इसलिए इमेज का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। विच सदर्न किंगडम रेसिस्टेड द दिल्ली सल्तनत बट लेटर मर्ज इनटू विजयनगर? यहाँ पर कौन से ऐसे किंगडम है जितना दिल्ली सल्तनत को रेसिस्ट किया था सदर्न इंडिया में, लेकिन बाद में विजयनगर में मर्ज हो गया? चोला, होयसालास, राजपूत एंड सिख। इसका भी आंसर बहुत आसान है,
और वो थे होयसाला। होयसाला जो है बहुत ब्रेवली लड़ाई किए थे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, लेकिन बाद में विजयनगर के हाथों उनको अपनी सत्ता को खोना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द नेम होयसाला मीन? होयसाला का मतलब क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा था। स्ट्राइक साला, लायन कनकरर, किंग ऑफ द साउथ, माउंटेन रूलर। ठीक है, सोचिए, इसका हमने क्लास में डिस्कस किया था, इस पर कहानी भी था, वो भी हमने डिस्कस किया था। वो था, ये एक फोल्कलोर पे बेस्ड था, जहाँ पे साला एक आदमी का नाम था, एक बच्चा था, उसने लायन को मारा था और इसलिए होयसाला, स्ट्राइक साला। तो साला वहाँ पे एक नाम था। ठीक है, आप लोग अपने मजाक मस्ती यूज करते होंगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आप इस चीज़ को पढ़िए। हु फाउंडेड है विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर कौन फाउंड किया? तो बहुत आसान है, कृष्णदेव राय, नरसिम्हा देव राय, हरिहरन बुक्का, मलिक कफूर। तो यहाँ पर आपको कृष्णदेव राय आप अक्सर हो सकता है मार दे, क्योंकि कृष्णदेव राय जो विजयनगर के बहुत फेमस रूलर थे, लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है हरिहरन बुक्का ने किया था, और उनके गुरु कौन थे? विद्यारायना है, और उन्होंने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। अब है, वाई डिड हरिहरन बुक्का चूज हम्पी एज द कैपिटल? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि हरिहरन बुक्का ने हम्पी को अपना कैपिटल क्यों बनाया? क्या उसके पास बहुत बड़े पोर्ट थे, या फोक लोड ऑफ हेयर चेसिंग हॉर्न सॉइल टू स्ट्रेंथ, इट वाज नियर दिल्ली, इट वाज गिफ्टेड बाय द सल्तनत? ये भी हमने आप क्लास में डिस्कस किया था। इसका आंसर है बी, कि था एक स्ट्रेंज इंसिडेंट वाज टेकन एज साइन ऑफ ब्रेवरी एंड रेसिलियंस। तो एक ऐसा जगह था जहाँ पर ब्रेवरी और रेसिलियंस का साइन माना जाता था। अब है, द बहामी सल्तनत ब्रोक इनटू स्मॉलर स्टेट कॉल्ड? तो बहामी सल्तनत जो है वो साउथ इंडिया में ही था, तो वो जब टूट गया तो उसको क्या कहा गया? राजपूत क्लैन, डेक्कन सल्तनत, मुगल प्रोविंस, मराठा फोर्ट। ये भी बहुत आसान है, साउथ में है तो डेक्कन सल्तनत इसका आंसर है। और इसके बाद में बीजापुर, गोलकंडा, बेरार, अहमदनगर, विदार, ये समय ये ब्रेक डाउन हो जाता है। द टाइटल गजापति मीन्स, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि गजापति का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, लॉर्ड ऑफ पीपल, लॉर्ड ऑफ रिवर, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। तो यहाँ पर इसका आंसर ए होगा, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अगला है, कृष्णदेव राय रूल्ड इन विच सेंचुरी? अब कृष्णदेव राय किस सेंचुरी में रूल किए थे? 12th सेंचुरी में किए थे, 13th में, 14th में, 16th में। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आपके विजयनगर एम्पायर है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? वो 16th सेंचुरी के आसपास ही तो स्टैब्लिश हुआ था। तो उसमें विजयनगर के रूलर सबसे महान कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय फेमस लिटरेरी वर्क इन तेलुगु वाज? महाभारत, अमुक्तमाल्यदा, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र। तो हम लोग सब जानते हैं कि कृष्णदेव राय के महान राजा तो थे ही, साथ में उनको लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक था और उन्होंने बहुत किताबों को भी लिखा। तो उसी में आपको ऑप्शन दिया हुआ किसने लिखा? महाभारत को हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखा है। दूसरा है अमुक्तमाल्याद, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र। इस नाम से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है थोड़ा साउथ इंडियन नेम जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर जो है सेकंड ही होगा। वो एक एपिक पोएम था जो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाषा में लिखा हुआ है तो आप बताएंगे तेलुगु भाषा में लिखा था। अगला है, वाई वर पोर्तुगीज ट्रेडर इंपॉर्टेंट टू विजयनगर किंग? अब विजयनगर किंग के लिए जो पुर्तगाल से जो ट्रेडर आते थे वो इंपॉर्टेंट क्यों थे? पहला था कि क्या उन्हें इंग्लिश सिखाते थे, क्या उन्हें वो वैल्यूबल हॉर्सेस बेचते थे, क्या उन्हें वो मैप देते थे, या पैलेसेस बनाते थे? आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता था, हॉर्स और पैलेसेस। तो इसका आंसर जो होगा वो जो है वो हॉर्स बेचा करते थे, उसमें हॉर्स का जो बहुत डिमांड हुआ करता था, तो वहाँ पे पोर्तुगीज ट्रेडर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है, डोमिंगो पाइस अ पर्टिकुलर ट्रैवल कंपेयर टू विजयनगर टू? अब विजयनगर जब आया था डोमिंगो पाइस तो उस देख इतना भव्य था आपका विजयनगर कि देख कर वो एकदम शक पका गया कि ऐसा कितना महान जगह कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको उसने कंपेयर किससे किया था? उसने उसको रोम से कंपेयर किया गया था कि उसमें रोमन एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा। रोमन एम्पायर भी बहुत भव्य एम्पायर था, बहुत बड़े बड़े महाराज वहाँ पे पैदा हुए और बहुत अच्छा जगह उसको माना जाता है, इसलिए उसको कंपेयर किया गया। अगला था, व्हाट हैपेंड टू विजयनगर आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा? अब विजयनगर और तालीकोटा के इतिहास भी हमने अपने वीडियोज़ में पढ़ा था, जिसमें हुआ क्या था कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इट बिकम स्ट्रॉन्गर, किया और मजबूत बन गया, क्या नॉर्थ तक एक्सपैंड हो गया, क्या सिटी डिस्ट्रॉय हो गया और एम्पायर डिक्लाइन हो गया, या ब्रिटिश ने कंट्रोल में ले लिया। तो इस युद्ध के बाद, ये तालीकोटा के बाद क्या होता है, विजयनगर एम्पायर एक तरह से खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला है, विच टेम्पल इन विजयनगर हैज ए म्यूजिकल पिलर?
विजयनगर एम्पायर के किस टेम्पल में म्यूजिकल पिलर्स थे? विट्ठल टेम्पल थे, कोणार्क टेम्पल थे, मीनाक्षी टेम्पल था, कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार तो होगा नहीं, ठीक है। कोणार्क टेम्पल आपका उड़ीसा में है, तो इसका जो आंसर है वो है विट्ठल टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजिकल साउंड थे जब उनको स्ट्रक किया जाता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। विच बैटल ऑफ मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया? तालीकोटा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ हल्दीघाट। हमने पढ़ा है कि जब दिल्ली सल्तनत जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसने बाबर से लड़ाई लड़ा था 1526 में, और उस बैटल का नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसे बाबर ने जीत लेता है। दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर अंत हो जाता है और मुगल एम्पायर का यहाँ पर शुरुआत होता है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है यहाँ पर। अगला है बाबर रोड एक्सपीरियंस इन विच फेमस बुक? अब बाबर ने अपनी किताब अपने बारे में लिखा है, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तो उसने लिखा है तुझके बाबरी में, बाबरनामा में, अकबरनामा में कि आईने अकबरी में। ये किताब क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर है बाबरनामा। बाबरनामा जो है बाबर का अपना ऑटोबायोग्राफी खुद से उसने लिखा है, और उसने यहाँ भारत के क्लाइमेट के बारे में लिखा है, यहाँ के लोगों के बारे में लिखा है, कल्चर के बारे में लिखा है। अगला है वाई वॉज शेर शाह सूरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री? शेर शाह सूरी जो है इंडियन हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या उसने ताजमहल बनाया? क्या उसने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया, रोड बनाया? क्या वो लास्ट मुगल एम्परर था? क्या उसने अकबर को हराया था? तो आसान सा यहाँ पर जवाब है इसका कि उसने बहुत अच्छे रोड बनाए और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप किया। ऐसा माना जाता था अगर शेर शाह सूरी का पीरियड और लंबा चलता तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता, कुछ तो, क्योंकि उसने बहुत डेवलपमेंट वाले काम 5 साल में ही कर दिए। अगला है विच मुगल एम्पर इज द मोस्ट रिमेंबर फॉर द हिज पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? सुलह कुल किसके द्वारा लाया गया? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने इसको कल भी डिस्कस किया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। इसका आंसर जो है वो है आपका अकबर। तो अकबर ने माना था कि हर धर्म को यहाँ पे टॉलरेट करना चाहिए, लोगों को मिलकर साथ में चलना चाहिए और सारे रिलीजन को एक साथ रहने का अधिकार है, तो सारे धर्म के अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर एक धर्म बनाया था सुलह कुल। अब क्या है, वाई डिड अकबर एबॉलिश द जिजिया टैक्स? अब जिजिया टैक्स जो लगता था उसे अकबर ने क्यों एबॉलिश कर दिया? पहला था कि क्या नोबेल को प्लीज करने के लिए, क्या रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाने के लिए, क्या लोगों ने पैसे ना देने से ही मना कर दिया था, क्या उसे पैसा की ज़रूरत था? तो इसका सिंपल सा आंसर है वो रिलीजियस टॉलरेंस को शो कर रहा था कि हम अगर राजा हैं तो हम हर धर्म के लिए राजा हैं, किसी एक प्रति एक खास धर्म के लिए नहीं हैं, और हम नॉन मुस्लिम्स का भी सपोर्ट चाहते हैं। तो ये चीज़ अपना यहाँ पे इसलिए उसने किया था। अगला है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट अकबर हाउस ऑफ ट्रांसलेशन? अब अकबर हाउस ऑफ ट्रांसलेशन था क्या? तो जाहिर सी बात है, जब वो कह रहा था कि हम सारे धर्म को एक जैसा मानते हैं, तो वो और धर्म की चीज़ों को भी पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था और भी लोगों तक पहुँचाना चाहता था। तो उसने इंडियन टेक्स्ट था, रामायण था, महाभारत था, उसको पर्शियन में यहाँ पर ट्रांसलेट किया, इसलिए इसका आंसर भी यही होगा। और जैसे हिंदू एपिक महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। अगला है विच राजपूत रूलर फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द अकबर एट चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ में कौन से राजपूत रूलर ने यहाँ पर लड़ाई लड़ा था? इसको भी हमने अपने क्लास में कवर किया था, और वो थे राणा प्रताप। राणा प्रताप ने यहाँ पर बहुत ब्रेवरी से लड़ाई लड़ा था, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, नहीं अकबर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। इसका आंसर जो है यहाँ पर आपके होगा महाराणा प्रताप, राणा प्रताप होंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर गलत हो गया। और बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ाई हुआ था आपका 1576 में। अगला है फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय अकबर एज हिज न्यू कैपिटल बट लेटर अबैंडन्ड बिकॉज? तो फतेहपुर सीकरी हम जानते थे कि अकबर जब गुजरात को जीत जाते हैं तब उन्होंने बनाया था अपने नए कैपिटल को, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया, क्यों? ऑप्शन है इट वाज हॉन्टेड, ये हॉन्टेड अब भूतिया बन गया था, पानी की कमी था, या यहाँ पर इनेमी अक्सर अटैक करते थे, या दिल्ली से बहुत दूर था। एक सेकेंड, इसका आंसर है वहाँ का पानी का शॉर्टेज हो गया था। बहुत ब्यूटीफुल शहर था लेकिन यहाँ पर पानी का कोई रिलायबल सोर्स नहीं था, इसलिए अकबर ने आगरा मूव करने का यहाँ पर तय किया। अगला है द पंच महल एट फतेहपुर सीकरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री आर्किटेक्चर, रिलीजियस टॉलरेंस, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल, सिंपली विलेज हट। तो जो पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया तो किस चीज़ का यहाँ पर आपके है? तो इसका आंसर ब्लेंडिंग, इंडियन और पर्शियन स्टाइल को मर्ज किया था। मतलब भारत में जिस तरीके से चीज़ें बनाए जाते थे और पर्शियन में जिस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है उसको कंबाइन करके यहाँ पर चीज़ों को बनाया गया है।
अब है वाई इज द अकबर कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो देखो हम लोग तो सब जानते हैं कि जो मुगल को फाउंडर कौन था, मुगल के फाउंडर थे बाबर, लेकिन अकबर को हम यहाँ पर रियल फाउंडर बोलते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया और स्टेबल बनाया। ठीक है, बाबर का रूल एक छोटे एरिया तक ही सीमित था, लेकिन जब अकबर बनता है तो उसने बहुत सारे एरिया को जीता और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। हाँ, तो विच मुगल रूलर लॉस्ट हिज किंगडम एंड हैड, देखिए यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो हमने पढ़ रखा है कि जब यहाँ पर बाबर राजा बनता है, तो जब बाबर यहाँ पर राजा बन जाता है तो उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं जो है वो रूल ही कर रहा होता है, तो उसका लड़ाई हो जाता है शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी इसको हरा देता है और उसके बाद कौन राजा बनता है? उसके बाद शेरशाह सूरी राजा बनता है, हुमायूं को भागना पड़ता है। अगला है विच मुगल पॉलिसी हेल्प इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ राजपूत रूलर। तो अब जाहिर सी बात है मुगल जो है खाली लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो अलायंस भी बनाते थे। तो राजपूत रूलर को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने क्या किया? जिजिया टैक्स लेकर आया, मैरिज अलायंस बनाया, टेम्पल्स को बर्बाद किया, कैपिटल को मूव किया। सिंपल सा ऑप्शन आपको देख के समझ में आ जाएगा, उसने मैरिज अलायंसेस बनाया। क्या किया? शादी वगैरह करना शुरू किया। राजपूत जो रानी होती थी, राजकुमारी होती थी, उनसे, जैसे अकबर के बारे में आप सुना होगा, जोधा अकबर, आपने नाम मूवी भी देखा होगा, तो वो चीज़ किया जाता था। विच मुगल एम्परर बिल्ड ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर है जहांगीर, सॉरी शाहजहां ने यहाँ पर ताजमहल बनाया। और शाहजहां जो है यहाँ पर अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया था। मुमताज महल का मृत्यु हो गया था और शाहजहां उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो यहाँ पर उसने बनाया था उसके याद में। जहांगीर वाज फेमस फॉर, जहांगीर क्यों फेमस था? मिलिट्री विक्ट्री के लिए फेमस था, जस्टिस और आर्ट के लिए फेमस था, एम्पायर को बढ़ाने के लिए फेमस था, या जिजिया को हटाने के लिए? तो वो फेमस था अपने जस्टिस और आर्ट के लिए। जहांगीर जो है वो उसको चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था और पेंटिंग को बहुत वो इनकरेज करता था, तो उसको वो बहुत पसंद आता था पेंटिंग को, जहांगीर को। अगला है कि व्हाई डिड औरंगजेब री इम्पोज द जिजिया टैक्स। तो देखिए अकबर ने जिजिया टैक्स को हटा दिया था। ठीक है, अब औरंगजेब जब आता है तो जिजिया टैक्स को वापस लगा देता है। क्यों ऐसा करता है? क्या नोबल को पनिश करना चाहता था? क्या अपने रिलीजियस डिवोशन को दिखाना चाहता था? क्या ड्राउट के कारण वो इसने ऐसा किया था? ताकि या फिर टू फंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, या मॉन्यूमेंट को वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता था? तो इसका आंसर है टू शो हिज रिलीजियस डिवोशन। मतलब वो स्ट्रिक्ट मुस्लिम रूलर था, वो मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था और ऑर्थोडॉक्स प्रोसेलिट्स को फॉलो करता था। उसको कहता था कि दुनिया में सबसे जो सुपीरियर धर्म मुस्लिम है, इस्लाम है, इसलिए और धर्मों पर टैक्स वगैरह लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग परेशान हो और मुस्लिम में कन्वर्ट हो। तो ये चीज़ यहाँ पर चीज़ें इसका दिमाग में चल रहा था उसमें। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर मुगल डिक्लाइन आफ्टर द औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल क्यों डिक्लाइन हो गया? हम जानते हैं कि औरंगजेब के बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम आने लगता है मुगल डेंसिटी में। तो इसका आंसर क्या है? टू मेनी मैरिज? नहीं। एंडलेस वार एंड ड्रेन ट्रेजरी, इन्वेजन ऑफ ग्रीक, वीक फोर्ट। इसका आंसर है बी होगा, क्योंकि इसके बाद बहुत लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि सब चाह रहा है राजा बने। तो अब देखा कि बड़ा राजा कब डेथ हो गया है, अब गद्दी खाली है, तो आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं, खजाना खाली होता चला जा रहा है, तो कहाँ से इतना बड़ा साम्राज्य चलेगा जब पैसा ही नहीं होगा। तो महाराणा प्रताप इज रिमेंबर फॉर विच बैटल। महाराणा प्रताप को किस बैटल के लिए याद किया जाता है? खानवा, पलासी, हल्दी घाटी, टालीकोटा। तो हम सब जानते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप ने बहुत ब्रेवरी के साथ लड़ा था और उसमें उसका घोड़ा चेतक शहीद भी हो गया था। 1576 में लड़ाई लड़ा गया था। अगला है विच ट्राइबल कम्युनिटी सपोर्टेड द महाराणा प्रताप विद गोरिल्ला टैक्टिक। भील, नागा, संथाल एंड अहोम। हम सब जानते हैं कि भील्स ने हेल्प किया था यहाँ पर महाराणा प्रताप का जंगलों में उनके छुपने के लिए और सरप्राइज अटैक करने के लिए। अगला है रानी दुर्गावती। द गॉन्ड क्वीन इज रिमेंबर फॉर सरेंडरिंग टू द मुगल, हर ब्रेवरी अगेंस्ट अकबर फोर्स, बिल्डिंग फोर्ट इन दिल्ली, ट्रांसलेटिंग स्क्रिप्चर। तो रानी दुर्गावती जो है वो बहुत बड़ी गॉन्ड क्वीन थी और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ अकबर के फोर्सेस का मुकाबला किया था। अकबर तो निकल पड़ा था कि भाई हमको जीतना है पूरा देश को, पर यहाँ पर रानी दुर्गावती बहुत बहादुरी से लड़ी, अपनी लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद आप अगला है कि अहोम्स कौन थे असम के? क्या वो ट्रेडर थे, फार्मर थे, या पावरफुल डेंसिटी विद स्ट्रॉन्ग आर्मी थे, या मुगल के ट्राइब थे? तो वो कौन थे? एक पावरफुल डेंसिटी थे असम एरिया के अहोम। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मुगल को रेसिस्ट किया था। विच बैटल प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द अहोम।
जब वो उन्होंने मुगल के खिलाफ बैटल लड़ा था तो कौन सा बैटल ने उस स्ट्रेंथ को प्रूव किया था? बैटल ऑफ सराय घाट, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तालीकोटा। इसका आंसर है बैटल ऑफ सराय घाट। बैटल ऑफ सराय घाट में क्या हुआ था कि उसमें अहोम के जो रूलर थे वो थे लचित बोरपुखान। तो उन्होंने मुगल को हराया था एक रिवर बैटल में 1671 में। तो जी मुगल इतना ताकतवर उस समय था, उस समय उन्होंने उनको हराया था। वाई डिड राजपूत गौंड एंड अहोम रेसिस्ट मुगल पावर? तब क्वेश्चन अगर यह आ जाता कि राजपूत गौंड और अहोम क्यों रेसिस्ट कर रहे थे मुगल पावर को, क्योंकि क्या वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, क्या वो ट्रेड से नफरत करते थे, क्या वो पर्सनल लैंग्वेज को पसंद नहीं करते थे, क्या वो ब्रिटिश रूल को ज्वाइन करना चाहता है? सिंपल सा बात है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट ही रहना चाहेगा, वो किसी के अंडर में क्यों आना चाहेगा, क्यों उसके अंडर में काम करना चाहेगा, क्यों किसी और का बात वो मानना चाहेगा? तो इसलिए वो इंडिपेंडेंस के कारण लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। अगला है द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड पेंटिंग शो विच फीचर ऑफ द मुगल? लव ऑफ वॉर, इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हेट्रेड फॉर कल्चर, फार्मिंग स्किल। तो ताजमहल, रेड फोर्ट और पेंटिंग क्या शो करता है? वो ये दिखाता है कि वो आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत पसंद करते थे। द बिग डिबेट अबाउट औरंगजेब इज वेदर हिज फेलियर वाज पॉलिटिकल, रिलीजियस, बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो देखिए जो बिग डिबेट चलता है औरंगजेब को लेकर कि वो क्या था? द बिग डिबेट अबाउट औरंगजेब इज वेदर हिज फेलियर वाज, मतलब उसका फेलियर क्या था? पॉलिटिकल था, रिलीजियस था, बोथ पॉलिटिकल और रिलीजियस। तो इसका आंसर जो बोथ होगा, क्योंकि हिस्टोरियन का मानना था कि उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी साउथ में, तो उसने बहुत लड़ाई लड़ा। वो चाहता था कि साउथ इंडिया वाले एरिया को भी अब मुगल में मिला लो। और रिलीजियस पॉलिसी बहुत हार्श था, सिर्फ वो और धर्म के लिए तो काल बनकर पैदा हुआ था। उसने सिख धर्म के महाराज, सिख धर्म के गुरुओं को मारा, हिंदुओं को मारा। तो वो ये चीज़ था कि इसके कारण से बाद में मुगल एम्पायर में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। हु फाउंडेड सिखिज्म इन 15th सेंचुरी? गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अर्जन, गुरु हरगोविंद। तो उन्होंने फाउंड किया था गुरु नानक ने। गुरु नानक ने इक्वालिटी, डिवोशन ऑफ वन गॉड के प्रति मैसेज को निकाला और बोला कि सब तो एक हैं, एक ही भगवान को पूजा करो। तो ये गुरु नानक ने फाउंड किया था सिखिज्म को। व्हाट वाज द गुरु नानक मेन टीचिंग? गुरु नानक के मेन टीचिंग क्या थे? कि बहुत सारे गॉड्स को पूजा करो, इक्वालिटी या वननेस ऑफ गॉड, बिल्ड लार्ज आर्मी, कलेक्ट वेल्थ। वो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। उनका ऐसा कहना था कि सब एक हैं और एक भगवान है, उसके प्रति ही समर्पित हो जाओ। आर्मी बनाने की बात नहीं करते थे, बहुत सारे भगवान बनाने की बात वो नहीं करते थे। अगला है गुरु अर्जन वाज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल बिकॉज। अब मुगल के द्वारा गुरु अर्जन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया गया था, क्यों किया गया था? क्या उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया था? क्या वो पोएट्री लिखते थे? क्या फोर्ट बनाते थे? या उसने जहांगीर के भगौड़े बेटे को सपोर्ट किया था? इसका आंसर था कि जहांगीर के भगौड़े बेटे को उन्होंने सपोर्ट किया था और इस कारण से जहांगीर ने यहाँ पर ऑर्डर किया कि गुरु अर्जन को एग्जीक्यूट कर दो। सोचिए बहुत सारे सिख ने कितने कुर्बानी दिया है हमारे देश में, और कितने मुगल एम्पायर ने यहाँ पर सिखों के साथ बहुत बुरा किया। Which guru introduced the idea of saint soldier by wearing two swords? The spiritual plus temporal. गुरु नानक, हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिंह जो एम्फाइज किया है, रेसिस्टेंस को भी दिखाया है और डिवोशन को भी दिखाया है कि जरूरत पड़ने पे हम अटैक भी कर सकते हैं, अपना आप को बचा भी सकते हैं। वाई वॉज गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? और औरंगजेब को क्यों एग्जीक्यूट कर दिया था? औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर को क्यों एग्जीक्यूट किया गया था? क्या वो मुगल के लिए लड़ने से मना कर दिए? क्या वो कन्वर्जन को रेसिस्ट किए और हिंदूज को प्रोटेक्ट करने लगे? या टेम्पल डिस्ट्रॉय किया? या ही वो एम्परर बनना चाहते थे? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वो जो ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराया जा रहा था हिंदुओं का, तो उसके खिलाफ वो लड़े और इसको औरंगजेब को ये चीज़ पसंद नहीं आया और गुरु तेग बहादुर को की हत्या उसके द्वारा करवा दी गई। हु फाउंडेड द खालसा 1699 में? नानक, गोविंद सिंह, हरगोविंद, बंदा बहादुर। तो इसका आंसर था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा निकाला था। वो क्या किया? बहुत सारे सिख को यूनाइट करने का काम किया और डिफेंडर ऑफ फेथ बनने की कोशिश की। व्हाट डिड गुरु गोविंद सिंह गिव टू द खालसा सिख? अब जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सिख को क्या दिया? वेल्थ दिया, 5K दिया, मुगल टाइटल या पर्सन बुक। इसका आंसर हमने पढ़ा था, ये 5K का बात वो करते हैं। क्या था वो 5K? खालसा सिख के वो थे केस, कारा यानी ब्रेसलेट, कंग, कॉम्ब, कृपान, सॉर्ड एंड कचेरा यानी शॉर्ट। तो ये सारे चीज़ों का वो बात करते हैं। हु लेड द सिख आफ्टर द गुरुस? दिल्ली सुल्तान, मुगल नोबेल, सिख कॉन्फेडरेट, ब्रिटिश ऑफिसर। तो सिख गुरु के गुरुस के बाद यहाँ पर सिख कॉन्फेडरेट ने उन्हें रूल किया।
अगला, हु क्रिएटेड अ पावरफुल सिख एम्पायर इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में आपको एक बहुत बड़ा सिख एम्पायर भी देखने को मिलता है, वो उसे किसने क्रिएट किया था? क्या महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, गुरु अर्जन, बंदा बहादुर और औरंगजेब? इसका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा किया था। सिख एम्पायर था, बहुत पावरफुल था और लाहौर इसका कैपिटल था। उसमें जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लाहौर उसका कैपिटल था। विच वैल्यू आर सेंट्रल टू सिख टीचिंग। अब सिख में सेंट्रल चीज़ क्या है? इनइक्वालिटी है नहीं, सेवा है, कलेक्टिंग वेल्थ, कनकरिंग अदर, सेवा, सेल्फलेस सर्विस जो है वो सेंट्रल होता है। द खालसा वॉज क्रिएटेड मेनली टू प्रमोट ट्रेड, रेसिस्ट ऑपरेशन एंड डिफेंड फेथ, सर्व मुगल, राइट पोएट्री। नहीं, खालसा क्यों बनाया गया था? कि ऑपरेशन जो हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, उसको रेसिस्ट करने के लिए और अपने फेथ को डिफेंड करने के लिए। वाई डिड सिख पावर ग्रो एज द मुगल डिक्लाइन। सिख के पावर क्यों जहाँ पर ग्रो हुआ जब मुगल डिक्लाइन होता है? दे हैड सीक्रेट वेपन, दे यूज एलिफेंट इन वार, दे यूनाइट अंडर स्ट्रॉन्ग लीडर, दे अलाइड विथ ब्रिटिश। तो सिंपल इसका अंतर है कि वो यूनाइट हो गए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर में, जो मुगल नहीं कर पाए और सिख कर लिए, तो इसलिए सिख एम्पायर बहुत बड़ा ग्रो यहाँ पर करने को मिलता है। तो एकता सिस्टम और रिलेटेड टू, एकता सिस्टम कहाँ से रिलेट करता था? वो रिलेट करता था लैंड ग्रांट और रेवेन्यू कलेक्शन से वो करता था। यहाँ पर बेसिकली दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? इक़्तिदार इम्पॉइंट होते थे और इक़्तिदार का काम क्या था? अपने एरियाज़ में टैक्स वगैरह का कलेक्ट करना। व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम अंडर द मुगल? तो मिलिट्री प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक फॉर ऑफिसर, रिलीजियस टैक्स, टेम्पल मैनेजमेंट और फेस्टिवल कैलेंडर। इसका आंसर भी बहुत आसान है, ए है इसका होगा इसका आंसर, कि वो एक तरह का रैंक हुआ करता था। कैसे भी अगर IAS है, IPS सबके रैंक होते हैं, तो उसमें मुगल में भी जो ऑफिसर्स होते थे उसमें मनसबदार यानी उसका रैंक दिया जाता था, कौन कितना बड़ा ऑफिसर वहाँ पे होगा, उसका क्या काम होगा, क्या सैलरी मिलेगा। हु इंट्रोड्यूस द मोस्ट इफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, जहांगीर। तो अकबर के समय पर उसका जो 9 रत्न हुआ करते थे, उसमें टोडरमल उसका फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, तो उसने बहुत इफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम निकाला था, तो उसका नाम था टोडरमल। अगला, व्हाट वाज द जागीर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? विलेज फेस्टिवल, लैंड गिवन टू ऑफिशियल इंस्टेड ऑफ सैलरी, टाइप ऑफ टेम्पल टैक्स, क्वाइन। तो जागीर क्या है? जागीर एक लैंड दिया जाता था ऑफिशियल्स को सैलरी की जगह पे। मतलब आप मान लीजिए कोई IAS है, उसको सैलरी नहीं दे के उसको क्या दे दी? ज़मीन दे दी है कि ज़मीन आप रखिए, से जो टैक्स आएगा आपका हो गया। तो यहाँ पर ये एक चीज़ किया जाता था। व्हाट वाज द मुगल प्रोविंस कॉल्ड? इक्ता, सूबा, जागीर, मिस्ल। तो इसको कहा जाता है सुभाष। मतलब मान लो कैसे भारत में भी अलग अलग स्टेट हैं, इंडिया में कोई UP है, बिहार है, जम्मू है, तो उस तरीके से उसमें जो स्टेट हुआ करता था मुगल एम्पायर के अंडर में, उसको सुबह कहते थे। और जो किसी जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, उस तरीके से सुबह का जो हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मोस्ट इंडियन ड्यूरिंग द मुगल टाइम? तो मुगल टाइम के समय ज़्यादा लोग क्या करते थे? क्या फार्मिंग करते थे, क्या ट्रेड करते थे, आर्मी या स्कल्पचर बनाते थे? तो वो फार्मिंग करते थे। आज भी भारत में अधिकतर लोग फार्मिंग ही करते थे, उसमें भी लोग फार्मिंग ही किया करते थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने को था नहीं उस समय। दिस सिस्टम हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने के लिए कौन सा सिस्टम का इस्तेमाल होता था? पाइक सिस्टम, हुंडी, जागीर, मनसबदारी। तो इसका आंसर हुंडीज। हुंडीज क्या थे? वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह थे, जो ट्रेडर को अलाउ करते थे कि अपने पैसे को सेफली मूव कर पाए। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था अपने क्लासेस में, आप उसको देख सकते हैं। विच पोर्ट वाज अ मेजर ट्रेड सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया? हम्पी, सूरत, दिल्ली, आगरा। तो उसमें मेजर ट्रेड सेंटर कौन था वेस्टर्न इंडिया में? ये भी बहुत आसान है, इसके अंदर सूरत है। सूरत बहुत बिजी पोर्ट होता था मुगल के टाइम पर, और इवन यूरोपियन के टाइम पर भी सूरत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेम्पल इन द इकोनॉमी? टेम्पल का बहुत बड़ा रोल था। ओनली प्रेयर हॉल था? नहीं। सेंटर ऑफ लर्निंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी, मिलिट्री बेस था, फोर्ट्रेस था? तो ये सेंटर ऑफ लर्निंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी था। सेंटर ऑफ लर्निंग, हाँ ये तो वही हो गया। अगला है, वाई इज द मेडिवल इंडिया कॉल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन? क्यों कहा जाता था? क्या इसमें बहुत गोल्ड माइन था? क्या एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट में प्रॉस्पेरस था? हैविली टैक्स होता था या मुगल के द्वारा रूल किया जाता था? तो इसका आंसर है कि प्रॉस्पेरस, एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट यहाँ पे हुआ करता था। हाउ डिड इरिगेशन हेल्प फार्मर? रिड्यूस नीड ऑफ लैंड, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, हेल्प बिल्ड फोर्ट, मेड ट्रेड ईजियर। इसका आंसर क्या था? कि वो इरिगेशन से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता था, इसलिए यहाँ पे बनाया जाता था। डिस्पाइट इन्वेजन विच रिमेंड स्ट्रॉन्ग इन इंडियन सोसाइटी? विलेज, पैलेस, आर्मी, टोकन करेंगे तो विलेज जो लोकल कल्चर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहे। आज भी हमें अपने इतिहास के बारे में मालूम है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थे और इन्होंने अपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पास ऑन किया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर।
ठीक है, तो बेसिकली इतने क्वेश्चन थे। इतने अगर एमसीक्यू आप समझ लिए हैं और आप कर लिए हैं तो इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हो सकता है लैंग्वेज को चेंज कर दे, लेकिन एमसीक्यूज आपके इतने ही इसमें से बनेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में सारा आ गया होगा। हमने अच्छे से डिटेल में टाइम लेके इस पर डिस्कस भी किया थोड़ा चीज़ों को। और आपको अगर किसी टॉपिक में और डीप में जाके पढ़ना है तो आप हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने समझाया है। ठीक है, आप इस चैनल को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।